प्रदेश अध्यक्ष भाई डॉक्टर उमाशंकर राजभर जी, कैलाश राजभर जी, गोपाल राजभर जी, दिलीप राजभर जी, बहुत सम्मानित साथी भाई दीप नारायण विश्वकर्मा जी, सम्मानित करा दीजिए वहाँ मंच के पास साहब सिद्दीकी जी, सम्मानित साजिद अली जी, सम्मानित श्री विजय सिंह सैतवाल जी, सम्मानित श्री यादव जी, सम्मानित श्री मनोज निषाद जी, राजेंद्र निषाद जी, रघुवर यादव जी, सम्मानित सद्दाम हुसैन जी, सम्मानित बेचूलाल साहनी जी, सम्मानित जितेंद्र सिंह जी, संजय यादव जी, सम्मानित भाई विजय राय जी, अजमेर जी लोहिया वाहिनी के अध्यक्ष अजमेर जी, सम्मानित नौसाद जी, नारद राजभर जी, और दीप चंद राजभर जी, राजेश राजभर जी, सुरेंद्र यादव जी, चंदन यादव जी, कपिल यादव जी, दिनेश गुप्ता जी और बहुत सम्मानित साथी हैं भाई जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है संघर्ष मोर्चा के मिट्टू राजभर जी, राष्ट्रीय महासचिव भाई संजय राजभर जी, सम्मानित बहुत सम्मानित भाई प्रहलाद यादव जी, अशोक यादव जी, नीलम पांडे जी, बहुत सम्मानित साथी भाई छविलाल राजभर जी, राजेश राजभर संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष, सम्मानित विनोद राजभर जी, रामवतन राजभर जी, सम्मानित सुरेंद्र राजभर जी, फौजदार मास्टर साहब, हरिज्ञान राजभर जी, मोहन राजभर जी, वीरेंद्र राजभर जी, सुरेश राजभर जी, सुभाष राजभर जी, प्रभु राजभर जी, सुमेर राजभर जी, सुभाषपा के सम्मानित इंद्रेश कुमार राजभर जी, सम्मानित रामहरख राजभर जी, सम्मानित हमारे मुराली राजभर जी, सम्मानित राम प्रकाश मदन राम और रामानंद राजभर जी, रामदरत जी, राम केवल जी और उपस्थित सम्मानित राम रतन जी, हरि रामदेव जी, राम गोलू जी, मोनू जी, दुर्गेश राजभर जी और उपस्थित मंच पे बैठे समाजवादी पार्टी के समस्त विंगों के छोटे बड़े पदाधिकारी साथियों, सामने बैठे युवा साथियों, बुजुर्गों, भाई बहनों, प्रेस मीडिया के साथियों, सपा लाओ प्रदेश बचाओ भाईचारा सम्मेलन में उपस्थित मैं समस्त बहनों माताओं को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए, यूथ भाई बहनों को धन्यवाद देते हुए कुछ बातें रखते हुए फिर मैं आपसे रजा लेना चाहता हूँ। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ बातें वर्तमान सरकार के बारे में, उनकी नीतियों के बारे में खुलासा करने का काम किया। साथियों, आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हुआ है और 75 साल की आज़ादी में केंद्र में जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस संबंध में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पूर्व में जो भी सरकारें रही होंगी, जितना आज ये दोनों डबल इंजन की सरकार में पूरा देश त्रस्त है, बड़े पैमाने पे मर्डर, कत्ल, विरोधी, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, छिनैती, पूरा हाहाकार मचा है। महंगाई चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। शिक्षित युवा बेरोजगार भाई बहनों की फौज खड़ी है। मजदूर जो है मेरे दोस्तों काम के लिए परेशान है। लेकिन ये सरकार जो है प्रेस मीडिया के माध्यम से जुमलेबाजी और झूठ बोलकर सरकार चला रही है। और मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहने आया हूँ कि आज हम आपको संकल्प लेके उठना होगा कि सरकार इस कुशासन, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से छुटकारा पाने के लिए हमें जब भी चुनाव होता है 2022 में एक वोट अपने कैंडिडेट को साइकिल पे बटन दबाकर भाई अखिलेश यादव को दूसरी बार हमें सीएम बनाना होगा, हमें दूसरी बार सीएम बनाना होगा। आज मेरे दोस्तों, आप भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को उठा के देख लें, उनका संकल्प पत्र उठा के देख लें।
मेरे दोस्तों 20% भी काम जो है इस दोनों गवर्नमेंट में नहीं हुई है। केंद्र और प्रदेश के सरकार में 20% भी काम नहीं हुआ होगा। मैं ले चल रहा हूँ दोस्तों, आज नव शिक्षित बेरोजगारों की नौकरी, आज मेरे दोस्तों बड़े पैमाने पे हम आप क्या झूठ बोल सकते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ 2014 की जब चुनाव होने वाला था तो माननीय नरेंद्र मोदी जी घूम कर पूरे देश में ये मेरे दोस्तों युवा साथियों से समर्थन मांगा था, हमें मौका दे दीजिए, हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। गरीबों से समर्थन मांगा था कि हमें मौका दे दीजिए तो हम काला धन ले आएंगे और हर गरीब के खाते में 15 से लेकर 18 लाख रुपया चला जाएगा। अच्छे दिन का सपना दिखाए थे, किसानों की आय दुगनी होगी, बड़ी लंबी चौड़ी बातें रखे थे, लेकिन मेरे दोस्तों ने नौकरी मिली, न किसानों की आय दुगनी हुई, न गरीबों के खाते में एक पैसा गया। और ये 5 साल की इनकी सरकार के बाद फिर इनको 2019 में सरकार बनाने का मौका मिला। आप गौर करेंगे, आज उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है भाई बहनों। आज पूरे माननीय नरेंद्र मोदी का मंत्रिमंडल जो है आज उत्तर प्रदेश में उतर पड़ा है। आज उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्टों का जो है होड़ लगा दिए हैं, घोषणा और लोकसभा घोषणा और मेरे दोस्तों उद्घाटन रातों दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के शेष नेतृत्व करते चले आ रहे हैं। आपको इनसे सावधान रहना होगा। अगर सावधान नहीं रहेंगे तो मेरे दोस्तों देश खतरे में है, देश टूटने के कागार पे है। मैं बताना चाहता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन के साथ पूछना चाहता हूँ कि 2017 में उत्तर प्रदेश की सरकार का गठन हुआ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी सूबे के मुख्यमंत्री हुए, लेकिन मेरे दोस्तों तब से लेके और अभी पिछले महीने तक कोई घोषणा नहीं हुई। अब फरवरी में चुनाव होने वाला है तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टों का घोषणा कर रहे हैं। वो घोषणा मात्र है, वो जमीन पे उतरने वाला नहीं है, केवल हमें गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी की हुकूमत में जो प्रोजेक्टों का शिलान्यास लोकार्पण माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने किया था, चाहे मेट्रो ले लीजिए, चाहे मेरे दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ले लीजिए, आज उसी का रंग रोगन लगाकर बीजेपी के नेतृत्व करता बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री जो आज आके लोकार्पण कर रहे हैं। और केवल जिला तो बनाए नहीं, नाम बदलने में माहिर है, जिलों का नाम बदलने में माहिर है। तो मैं मेरे दोस्तों बताना चाहता हूँ, नौकरी की तरफ ले चल रहा हूँ। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मार्च में जो है 2017 में सीएम बनते हैं और जब उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती का वांट निकलता है तो मेरे दोस्तों 2017 जुलाई 2017 में पर्चा लीक हुआ था। तब से लेके आज तक इनकी हुकूमत में बड़े पैमाने पे जितनी भी वैकेंसियां निकाले, आज तक वैकेंसियां कंफर्म नहीं हुई। मैं जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा, फरवरी 2018 में यूपीपीसीएल पेपर लीक, सितंबर 2018 में नलकूप चालक परीक्षा, अगस्त 2021 में पीईटी की परीक्षा, अगस्त 2000 में बीएड प्रवेश की परीक्षा, सितंबर 2021 में नीट की परीक्षा और सारे पेपर लीक हो गए। और मैं तो ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, भारत सरकार के चाहे एनडीए चाहे एसएससी की परीक्षा थी वो भी लीक हुआ। और अभी जो है पिछले महीने में 28 को जो मेरे दोस्तों इसकी टेट की परीक्षा हुई थी जिसमें 20 लाख हमारे युवा बेरोजगार भाई बहन रोटी रोजी के लिए नौकरी के लिए बैठे थे। मेरे स्वयं के विद्यालय में 2500 बच्चे परीक्षा में बैठे थे। काफी बढ़ गई और पेपर बढ़ गया, बाद में पता चला पर्चा लीक हो गया। तो आज मेरे दोस्तों पर्चा लीक होने का होड़ जो है भारतीय जनता की पार्टी की सरकार में लगी है। और ये लीक करने वाले कौन है? आरएसएस और बीजेपी के लोग। जो डेट परीक्षा जो भी लीक हुई है 28 नवंबर को, मेरे दोस्तों बिहार के रहने वाले भाजपा के विधायक रश्मि शर्मा के भाई इसमें बड़े पैमाने पे मशगूल पाए गए। तो आज नौकरी के लिए नौकरी दे नहीं रहे हैं, नौकरी छीन रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ के संकल्प पत्र में था कि हम युवा बेरोजगारों को 70 लाख नौकरी उत्तर प्रदेश में देंगे, लेकिन नौकरी के नाम पे केवल 4.5 लाख। आज टीवी
टीवी मीडिया के माध्यम से बहुत प्रचारित किया जाता है, और उन 4.5 लाख जिनको नौकरी दिए हैं, जो आउटसोर्सिंग से नौकरी पाए हैं, जो मनरेगा में रोजी रोटी के लिए जाते हैं, वो सब जोड़कर ये 4.5 लाख जो है नौकरी की बात करते हैं। ये भी सब झूठ है दोस्तों। तो इनके कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। नौजवान युवा बेरोजगार भाइयों, अब इनको सबक सिखाने के लिए, बीजेपी के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए 2022 में जब भी चुनाव होता है तो आपको माननीय अखिलेश यादव को दूसरी बार सीएम बनाने के लिए एक और साइकिल के खाने पे बटन दबाना होगा। नौकरी के बाद मैं आपके बीच में आता हूं मेरे दोस्तों, कानून व्यवस्था के बारे में बताना चाहता हूं। आज ये ढोल पीट रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरा चुस्त और दुरुस्त है, लेकिन मेरे दोस्तों आज कानून व्यवस्था की हाल उत्तर प्रदेश में पूरी तरह ये सरकार फेल हो गई है। बड़े पैमाने पे मर्डर, कत्ल, फिरौती, बलात्कार, चोरी, डकैती, अपहरण, छिनैती, पूरा हाहाकार मचा है। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, और बड़े पैमाने पे इनकी गवर्नमेंट में मेरे दोस्तों अपराध बढ़े हैं। लेकिन आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था अच्छा कह के सराहते थक नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आज कानून व्यवस्था की हार, यही देवरिया बगल में है। देवरिया में क्या है आपने नहीं देखा, जो मान्यता प्राप्त विंध्यवासिनी सेवा सदन है मेरे दोस्तों, उस बाल गृह आश्रम में 14 से लेके 17 साल की हमारी नाबालिग बेटियां रहती थी। उनके साथ कैसे हैवानियत हुई, उनके साथ कैसे दरिंदगी हुई, और कहते हैं कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है। मैं हाथरस ले चलना चाहता हूँ। हाथरस में एक दलित की बेटी के साथ रेप करके उसकी हत्या कर दी जाती है। पूरा देश क्या, पूरा दुनिया शर्मसार किया। यहाँ के मीडिया ने बड़े पैमाने पे हाईलाइट करने का काम किया। लेकिन मेरे दोस्तों, बीजेपी के शीर्ष नेता उस परिवार को आवास की घोषणा किए थे, मुआवजा की घोषणा किए थे, सरकारी नौकरी देने की घोषणा किए थे, लेकिन आज तक उस हाथरस की बेटी के परिवार को कुछ नहीं मिला। जबकि माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है भाजपा सरकार को कि उस परिवार को मुआवजा मुहैया कराया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, आवास दिया जाए, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रहा है। वही एक हमारा जो डायरेक्टर, कंपनी का बड़ा डायरेक्टर विवेक तिवारी का जब पुलिस वाले हत्या करते हैं तो उस परिवार को सरकारी नौकरी 50,000 मुआवजा देने का काम होता है। और कानपुर का व्यापारी मनीष गुप्ता जब इसी गोरखपुर के होटल में ये पुलिस वाले पीट के मार डालते हैं तो उस परिवार को भी सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपया मुआवजा देने का काम हुआ। लेकिन एक दलित बेटी जो पूरा देश, पूरा दुनिया शर्मसार हुआ, पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश शर्मसार हुआ। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश की, उसके कान में जू नहीं रहेगा। इसी तरह बलरामपुर में बीएससी की छात्रा के साथ मेरे दोस्तों रेप करके हत्या की जाती है। गोंडा में 3 सगी बहनों पर एसिड डाल के जला दिया जाता है। गोंडा में साधु की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। उन्नाव में भाजपा का विधायक पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के लोगों ने देखा, और पूरी दुनिया की मीडिया ने मेरे दोस्तों भारत के कानून व्यवस्था पे टिप्पणी करने का काम किया। और यहाँ तक कि साक्ष्य मिटाने के लिए उस परिवार को मेरे दोस्तों एक साजिश के तहत एक्सीडेंट कराने का काम किया गया था, और कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है। ग्रेटर नोएडा में 8 साल की बेटी के साथ रेप करके मर्डर, इसी तरह आजमगढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, बरेली, उन्नाव, अमेठी, इसी तरह पूरे प्रदेश में दोस्तों बड़े पैमाने पे ये मेरे दोस्तों आज हमारी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, आज हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है। सोनभद्र में उम्भा गांव में दबंगों ने 1 दर्जन बच्चों को गोलियों से भूनने का काम किया था, गोली मारकर हत्या करने का काम किया था। और वो कहते हैं
कि कानून व्यवस्था बहुत चुस्त और दुरुस्त है। और कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किस आधार पे कहते हैं कि 9,000 लोगों का इनकाउंटर हुआ। ठोको की राजनीति करने वाले मैं उनको बताना और पूछना चाहता हूँ, ये 9,000 जिन लोगों का इनकाउंटर हुआ है बड़े पैमाने पे बैकवर्ड शेड्यूल और माइनॉरिटी और ब्राह्मण समाज के नौजवानों का इनकाउंटर हुआ है। मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जो भारत की सीमाओं पर हमारा नौजवान सीना तान कर भारत की सुरक्षा रक्षा के लिए खड़ा रहता है, आतंकवादी और दुश्मनों से लोहा लेता है, दोनों तरफ से गोली चलती है तो आतंकवादी भी मारा जाता है, दुश्मन भी मारा जाता है और हमारा नौजवान भारत की सीमाओं पर शहीद होता है। तो टीवी मीडिया के माध्यम से पूरा हिंदुस्तान, मेरे दोस्तों, उनके आंख से आंसू आते हैं तो पूरा हिंदुस्तान भारत देखता है, लेकिन नहीं मिल पा रही है। अरे किसानों, अच्छे दिन लाने का दीवा सपना दिखाकर आपके खाते में 2,000 रुपया डालकर फिर वोट ले लिए, फिर राजा बन गए। लेकिन मेरे किसान भाइयों, आप पूछो, ये जो यूपी की सरकार है, आज हमारा किसान भाई धान करे केंद्र पे धान बेचने के लिए मारा फिर रहा है, बिचौलिया माला माल हो रहा है, दलाल माला माल हो रहा है। लेकिन ये हमारा किसान भाई अपने धान को बेच नहीं पा रहा है, वो फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश में गन्ना बकाया, आज मेरे दोस्तों करोड़ों रुपए में गन्ना का भुगतान नहीं हुआ। जो किसानों के गन्ने का बकाया है आज तक भुगतान नहीं हुआ। लेकिन सदन में गन्ना मंत्री पूरा भुगतान करने की बात करते हुए उन्होंने अपना स्पीच दिया था। ये तो गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। आज महंगाई चरम सीमा पे है, पेट्रोल डीजल के क्या हाल है। मैं तो इस बैठे सर्व समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब बाई इलेक्शन अभी पिछले महीने में हुआ कई स्टेटों में, तो मेरे दोस्तों वहाँ जो है बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार थे वो हार गए। तो इन्होंने झट से पेट्रोल और डीजल का दाम सस्ता किया था कि नहीं? अरे 2022 में उखाड़ कर फेंक दो, श्री अखिलेश जी को ले आओ तो मेरे दोस्तों डीजल भी सस्ता, पेट्रोल भी सस्ता और महंगाई जरूर कम होगी। मैं ये आपसे निवेदन करने आया हूँ। तो आज महंगाई के बाद, कानून व्यवस्था के बाद, भ्रष्टाचार की बात करता हूँ, जरा धैर्य से सुनिएगा। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी बाबा विश्वनाथ की नगरी में पिछले चुनाव में आए थे, काशी की नगरी में आए थे, वाराणसी में आए थे और उन्होंने कहा, पूरे देश को बताने का काम किया था कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। गौर करिएगा, उन्होंने कहा था माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। तो मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश और देशवासियों ने फिर उनको कुर्सी सौंपने का काम किया। लेकिन हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा, डॉक्टर रमाशंकर राजभर भी उस कड़ी में थोड़ा जोड़ने का काम किया। माँ गंगा का सौगंध खाने वाले जब माँ गंगा की सफैया के लिए करोड़ों हजार रुपया मेरे दोस्तों वो जो है निष्कासन किया गया, तो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई, गंगा मैया की सफाई नहीं हो गई, नहीं हो पाई। और मेरे दोस्तों बंदरगाह आज एक भी समुद्र भी जितने गंगा, चाहे वो घाघरा हो, चाहे गंगा हो, चाहे संगम हो, मेरे दोस्तों एक भी जो है जलयान नहीं संचालित हुआ। बंदरगाह की घोषणा किए थे और सारा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई। और मेरे दोस्तों स्वच्छता अभियान को ले लीजिए, अभी आप गोरखपुर के गलियों में घूमे तो मेरे दोस्तों किस तरह कचरा और गंदगी का अंबार लगा है। लेकिन बड़े पैमाने पे स्वच्छता अभियान शुरू करके और झाड़ू लगा दिए, फोटो खिंचवा लिए, मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहा है, हमारा मुख्यमंत्री झाड़ू लगा रहा है। ये झूठा बनावटी है कि सही में झाड़ू लगा रहे थे। अगर सही में स्वच्छता अभियान का संचालन होता तो मेरे दोस्तों पूरे भारतवर्ष में मेरे दोस्तों गंदगी और जो प्रदूषण है मेरे दोस्तों जरूर ये जो इससे हमें छुटकारा मिलता। लेकिन ये वो काम करते हैं जो ऑडिट नहीं होता है, जो
ऑडिट नहीं होता है। अभी पूर्व वक्ता ने कहा था नोटबंदी के नाते, जीएसटी के नाते आज हम आप कहाँ खड़े हैं। देश गरीबी के परसेंटेज में कई देशों के से ऊपर जो है गरीबी भारत में है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे शीर्ष नेताओं के कान में जू नहीं देख रहा जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। केवल झूठ का पुलिंदा जुमलेबाजी करके और मेरे दोस्तों हमें आपको गुमराह करते हैं। मैं ले चल रहा हूं, जब 22 मार्च को मेरे दोस्तों माननीय नरेंद्र मोदी जी जब बहुत कम कोविड-19 का विस्तार हुआ था, जब कोरोना कम फैला था, तो उन्होंने पूरे देश के जो हमारे लोग सर्व समाज के लोग बैठे हैं, हमारी बहनें माताओं से थाली बजवा दिया, तसला बजवा दिया। और मेरे दोस्तों पूरे देश में कब वो जान गए कब इससे ज्यादा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तो 25 मार्च को फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ये कमाओ पूछ के अगर वो सच्चे शुभचिंतक होते तो 15 दिन का समय दे देते। जो यूपी का हमारा भाई बहन रोटी रोजी के लिए अदर स्टेट में गया है, बिहार का भाई बहन गया था, उत्तराखंड का गया था, अगर 15 दिन का वो समय दे दिए होते और टीवी मीडिया के माध्यम से अनाउंस कर दिए होते कि 15 दिन बाद लॉकडाउन लग जाएगा तो आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं, तो हमारा जो रोटी रोजी मजदूरी करने वाला भाई बहन अदर स्टेट में गया था तो ट्रेन से घर चला आता, प्लेन से घर चला आता, बाई रोड घर चला आता। लेकिन मेरे दोस्तों, जब उन्होंने 25 तारीख मार्च को लॉकडाउन लगा दिया, जब मजदूरों रोटी रोजी करने वाले छोटी नौकरी करने वालों का जब पैसा खत्म हो गया, सरमाएदार दुकानदार राशन देना बंद कर दिया, तो हमारे भाई बहन सर पे कफन बांधकर 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चलकर कितने हमारे भाई बहन रास्ते में दवा के अभाव में मर गए, पेट रोटी के अभाव में मर गए, पानी के अभाव में मर गए, लाठी चार्ज हुआ। और मेरे दोस्तों, क्या आपका दिल पसीज गया। लेकिन हमारे जो सत्ताधारी है डबल इंजन की सरकार का दिल दिमाग नहीं पसीजा। वो हमारी बेटी हमारी बहन किस तरह अपने बच्चे को टैक्सी पर खींच कर ला रही थी, किस तरह हमारा नौजवान साइकिल पर बैठाकर, रिक्शे पे बैठाकर, ठेला पे बैठाकर ला रहा था। रास्ते में तमाम लोगों का देहांत हुआ। लेकिन ये गूंगी बहरी अंधी सरकार के जू में कान में जू नहीं रहेगी। और अभी केंद्रीय मंत्री केंद्र की सरकार लोकसभा में सदन के दौरान जवाब देते हुए कहा था कि एक भी हमारा भाई बहन ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा, ऑक्सीजन की कमी से दम नहीं तोड़ा। लेकिन मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ, आपके मंत्रिमंडल का साथी मोहनलालगंज का सांसद और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का भाई मोहन रावत नई दिल्ली एम्स में भर्ती था और ऑक्सीजन की कमी से वो अपने प्राण पखेरु हो गए, उनकी जान चली गई। मैं गोरखपुर की ही बात करता हूँ कि मेरे दोस्तों, कितने हमारे माँ बाप ने अपने ललनाओं को ऑक्सीजन की कमी से खो दिया, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया, कितनी माताओं ने अपने बहुओं को खो दिया। लेकिन मेरे दोस्तों, इस सरकार के कान में जू नहीं रहेगा। ये जो है मुआवजे की बात करते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों आज तक इनके पास आंकड़ा नहीं है। और आज मेरे दोस्तों पूर्व वक्ता ने कहा किस तरह जब मेरे दोस्तों शमशान घाट पे लकड़ी नहीं मिली, तमाम जो व्यवस्थाएं केवल कोरा झूठ था अखबार मीडिया के माध्यम से, तो तमाम लाशें बक्सर से लेके यहाँ जो है तमाम लाशें दिखी, टीवी के माध्यम से हल्ला हुआ। तो मेरे दोस्तों गंगा मैया को फिर प्रदूषित होना पड़ा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये कितना झूठ बोलते हैं, मैं उस तरफ लेके चलना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों, हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मानने वाले लोग बैठे हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम को ठगने वाले कौन लोग हैं? अभी माननीय अमित शाह जी आए थे, भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई और श्री अखिलेश जी मुख्यमंत्री बन गए तो राम मंदिर का बनना रुक जाएगा। लेकिन मैं गृह मंत्री से कहना चाहता हूँ, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का एहसान नहीं है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तब जाके राम जन्मभूमि का निर्माण शुरू हुआ। 5 एकड़ जमीन मुस्लिम भाइयों को दिया गया।
बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। तो ये हमें मेरे दोस्तों हिंदुत्व के नाम पे गुमराह करते हैं। अरे हम तो आस्था में मानते हैं, हमारी बहनें जो है व्रत रहती है, हम कितना ईमानदारी से मानते हैं। लेकिन मैं सवाल कर रहा हूँ, ऐ मेरे दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पे लूटने और ठगने वालों, 1 करोड़ की जमीन 18 लाख में बेच दी गई थी। इसका हिसाब 2022 में साइकिल पे बटन दबाकर माननीय अखिलेश जी को दूसरी बार सीएम आपको बनाना होगा। और ये हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है। ऐ मेरे सर्व समाज के भाई बहनों, कैसे हिंदुत्व खतरे में है? हमारा प्रधानमंत्री हिंदू, हमारा गृह मंत्री हिंदू, हमारा मुख्यमंत्री हिंदू, तो हिंदू कैसे खतरे में है? हिंदू इसलिए खतरे में है कि उनकी कुर्सी डगमगा रही है, इसलिए वो हिंदुत्व का नारा देकर और धार्मिक उन्माद पैदा करके हिंदू मुसलमान करके और हमसे फिर गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। इनसे सावधान रहिएगा, इनसे सतर्क रहिएगा। ये बहुत मेरे दोस्तों जुमलेबाजी वाली सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है। मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ, अभी 4 दिन 1 हफ्ता पहले माननीय प्रधानमंत्री काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी आए थे। काशी विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की लोकार्पण करने आए थे। अभी हम एक मंदिर को कहीं हमारे घर बनने में अगर थोड़ा आड़े हाथे मंदिर आ रही है, अगर हम दीवार खरोच दें तो तलवार खिंच जाएगी, मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाएंगे। लेकिन बाबा विश्वनाथ की नगरी में कई सैकड़ा छोटी बड़ी मंदिरें तोड़कर वो कॉरिडोर बनाने का काम किया। मीडिया एक भी नहीं दिखाया, अखबार एक भी नहीं छापा। इसलिए मेरे दोस्तों, ये तो जो है केवल हमें गुमराह करते हैं। असली हम 33,000 करोड़ देवी देवता के मानने वाले लोग हैं और उनके नाम पे धार्मिक उन्माद फैलाकर हिंदू मुसलमान करके ये जो है वोट लेकर राजा बनना चाहते हैं। लेकिन 2022 में जो जन समर्थन, जो विजय रथ यात्रा माननीय अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में चला रहे हैं, जो समर्थन मिल रहा है उससे भी बौखला गई है ये सरकार। आज वो जन विश्वास यात्रा निकाल रही है, इसलिए इनसे भी आप सावधान रहिएगा। और मेरे दोस्तों, और एक नया जुमला आपको बताने जा रहा हूँ। एक हफ्ता पहले आए थे, अभी तो कल या परसों भी आए थे। उसके पहले जब माननीय नरेंद्र मोदी जी आए थे तो उन्होंने क्या संकल्प दिलाया, जरा गौर करिएगा। दूसरी बात, पढ़ाई और गंगा की सफाई का दिया संकल्प, पढ़ाई और गंगा की सफाई का दिया संकल्प। अब मेरे दोस्तों बताइए, 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी बने हैं और पैसा बेतहाशा गंगा मैया की सफाई के लिए खर्च किए, और वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई कि नहीं? अरे मेरे दोस्तों, यही भ्रष्टाचार है। तो क्या आपको उम्मीद है कि फिर गंगा मैया की सफाई होगी? अरे जब मेरे दोस्तों आप केंद्र में, फिर दूसरी बार केंद्र में, अब 2022 एक महीना मार्च फरवरी में चुनाव होने वाला है, तो आप मेरे दोस्तों बड़े पैमाने पर फिर सर्व समाज को गुमराह कर रहे हैं। तो ये संकल्प उनका कोरा है, झूठ है। उन्होंने पढ़ाई की बात की। मेरे दोस्तों, आज भारत की शिक्षा बहुत गिर गई है, क्योंकि कोरोना काल में भी बहुत पढ़ाई डिस्टर्ब हुई है। पढ़ाई और गंगा की सफाई की बात करते हैं। मेरे दोस्तों, ये सरकार कुवैत बना रहा, कुवैत दुनिया की सबसे जो 100 यूनिवर्सिटियां हैं विश्व लेवल, उससे भी हाई फाई जो यूनिवर्सिटी जो है वो कुवैत बना रही है। लेकिन भारत में स्कूल है और मेरे दोस्तों विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, टीचर नहीं, संसाधन नहीं। प्राइमरी विद्यालयों की क्या हाल है, माध्यमिक विद्यालयों की क्या हाल है, उच्च शिक्षा की क्या हाल है, आपको अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये केवल जुमलेबाजी में फिर हमें आपको गुमराह करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ले चल रहा हूँ, यही माननीय नरेंद्र मोदी जी का दूसरा जुमला बता रहा हूँ। पहला जुमला कहा माँ गंगा ने बुलाया है, तो उसमें मैंने आपको तुलनात्मक बात रखने का काम किया। और दूसरा जुमला क्या है, उन्होंने क्या कहा था, ऐ माँ धरती, ऐ
ऐ धरती भैया, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। लेकिन मेरे दोस्तों, एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, भारत को गुलाम बना के चली गई। और मेरे दोस्तों, 300 साल भारत के हमारे नौजवान भाई बहनों ने संघर्ष किया। 1857 के गदर से लेके और पहले और बाद में हमारे तमाम नौजवान भाई बहनों ने अंग्रेजों के छक्कों को छुड़ाते हुए कि मेरी बेटी को बचा लो, मेरी बेटी को बचा लो। लेकिन ये जो सरकारी गुंडे पुलिस वाले हैं, इनके कान में जू नहीं रहेगा। तीसरे दिन उस ज्योति मिश्रा की अध जली लाश मिली। मैं बुलंदशहर ले चल रहा हूँ, एक दलित बेटी को बुलंदशहर में भी जला के मार दिया गया। और मेरे दोस्तों, और ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत चुस्त और दुरुस्त है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं एक चीज और कह के जाना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था, महंगाई, भ्रष्टाचार, बीजेपी के कुशासन से सारे लोग त्रस्त हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आज अच्छे दिन की बात ये करते हैं। लेकिन मैं ये कहने आया हूँ, अब की खराब दिन वाले को वोट दे दो, अब की खराब दिन वाले को वोट दे दो। और 2017 के बाद समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो हमारा समाज सपा के खराबे दिन है ना। अरे अब के खराब दिन वाले को वोट दे दो। तो मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ कि माननीय अखिलेश यादव सीएम बनेगा तो यूपी में अच्छे दिन लाएंगे, कानून का राज होगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और सही में जो अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यहाँ तो अपराधी जात पूछकर अपराधी की घोषणा होती है, जात पूछकर गोली मारी जाती है। यहाँ मीडिया के साथी बैठे हैं,